हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पेपॉन। आज डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। वी हैव डिस्कस्ड अंटिल शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वी आर वेरी नियर टू आवर इंडिपेंडेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जून में होती है, पर शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। जिन्ना कुड नॉट गेट कम्युनल वीटो एज जिन्ना वांटेड ऑल द Muslim members in the new government which was suggested by Wavell should be nominated by the Muslim League. जो भी उस 14 मेंबर्स जो गवर्नमेंट में जो मुस्लिम्स आएंगे 5 मेंबर्स, उनमें वो मुस्लिम्स लीग ही नॉमिनेट करेगी। मतलब जिन्ना लीग शुड हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू नॉमिनेट मुस्लिम्स टू दैट गवर्नमेंट simply meant that Congress could not nominate any Muslim member. Thereby Congress does not represent what interest of Muslims in India. This is what Jinnah wanted to specify. Obviously Congress was not ready and the Shimla conference failed. Wavell ने भी उस समय की खास बात नहीं की। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंग्लैंड में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद वहां पर नई पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है और बाई लेबर पार्टी गवर्नमेंट बाई 1945 एंड नवंबर दिसंबर लेबर पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाई क्लीमेंट एटली was installed in हाउस ऑफ कॉमन्स। अब इंग्लैंड में नई पार्टी आ गई है और नई पार्टी फिर जो बदलते हालात थे दुनिया के और भारत के, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जो बदलते हालात थे दुनिया के और भारत के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये निष्कर्ष निकाला था अंग्रेजों ने कि ये तो बात तय हो चुकी है कि भारत में अब बाई फोर्स तो हम रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमको पावर कंसीड बड़े दर्जे पर करनी पड़ेगी। यही होता है और ये सोचते हुए कि बदलते हालातों में अब वो भारत से जाने को तैयार हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर को तैयार है। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ये एक देश को देंगे या 2 देश को देंगे, ये हम देखते हैं। इसलिए भेजा जाएगा भारत में एक कैबिनेट मिशन एंड इट विल कम विद ए प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट अस सी। कैबिनेट मिशन remained in India from March to June 1946. So in February 1946, Patrick Lawrence, the Secretary of State, अनाउंसमेंट देता है हाउस ऑफ कॉमन्स में कि स्पेशल मिशन भारत जाएगा कंप्राइजिंग द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स रैंक। वो भारत जाएंगे और एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे कि जहां पर इंडियन लीडर्स के साथ ये एग्रीमेंट हो पाए कि किस प्रिंसिपल पे जो उनकी बीच में इशू चल रही है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स दे एग्री टू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो दोनों पार्टियों से बात करके एक समझौता निकालने की कोशिश की जाएगी। उधर मार्च के महीने में मिशन के भारत आने से पहले प्रधानमंत्री एटली ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जिससे उनकी मंशा पहले से पता लग रही है। भारत में आने से पहले उन्होंने बोला है, वी आर वेरी मच माइंडफुल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की हम चिंता करते हैं। ये बात सही है कि वो दे शुड लिव फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर इन इंडिया, बट एट द सेम टाइम वी वुड नॉट अलाउ माइनॉरिटी टू प्लेस अ वीटो ऑन द एडवांस ऑफ मेजॉरिटी। शिमला कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी इशू को उन्होंने मान लिया था और शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, लेकिन अब बदला हुआ स्टांस है। अब वो कहना है बात सही है, माइनॉरिटीज की इशू को हम मानते हैं, लेकिन अब उनको हम वीटो का मौका नहीं देंगे मेजॉरिटी के एडवांस के ऊपर। दिस इंडिकेटेड ए चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब वो अब माइनॉरिटी की हर बात सुन लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या है? इट कंप्राइज 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, पैट्रिक लॉरेंस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टैफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, ही वाज द वन हु केम विद द क्रिप्स प्रपोजल इन 1942, एंड एवी अलेक्जेंडर द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। ये 3 मेंबर का एक कमीशन भारत आता है, पावरफुल कमीशन एवर टू इंडिया वाज कैबिनेट मिशन। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू for negotiated peaceful transfer of power। याद रखेंगे, the mission came with the preconceived decision of transfer of power by holding peaceful negotiations with the Indians, and they were very much determined that they will not allow minorities to spoil the game. They met at Shimla in the
यू कैन से इनिशियल वीक्स ऑफ मई, दोनों पार्टीज के नेता यहाँ पर मुलाकात करते हैं शिमला में। बट कांग्रेस और लीग कुड नॉट कम टू एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट और कंक्लूजन ऑन द फंडामेंटल इशू ऑफ यूनिटी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब ऐसा दिखता है कि दोनों पार्टियों के बीच में कोई समझौता सा नहीं हो पा रहा है, तो फिर मिशन ने अपना ही एक स्टेटमेंट दे दिया है और 16 मई को मिशन ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है, कैबिनेट मिशन ने, जब कोई उनके बीच में समझौता सा दोनों पार्टियों के बीच में नहीं दिखाई पड़ता है। तो फीचर्स इसके ये हैं कि बनेगी एक भारत का संघ बनेगा, यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा, जिसमें प्रोविंसेस होंगे और नेटिव स्टेट्स होंगी, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स होंगी। और ये जो यूनियन होगी इसके पास 3 मुद्दे होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, और इन तीनों मुद्दों के लिए उनको फाइनेंस रेज करने की परमिशन भी होगी। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट होगी इसको इन तीनों मुद्दों के लिए टैक्स लगाने की, फाइनेंस कैसे रेज होगा, कैसे चलेंगे, इसके लिए परमिशन इसके पास होगी। यूनियन के पास एक एग्जीक्यूटिव होगा और एक लेजिस्लेचर होगा, जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से और प्रोविंशियल स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। मतलब दोनों जगह से वहां पर मंत्री और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हुआ करेंगे। बट साथ साथ एक ये भी क्लॉज डाला गया कि अगर एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रेज होता है जो कम्युनल इशू है इन द लेजिस्लेचर, दोनों जो ग्रुप है, हिंदू मुस्लिम ग्रुप है, कोई भी ऐसी इशू रेज होती है तो उसको डिसीजन लेने के लिए उन दोनों ग्रुप्स की मेजॉरिटी को देखा जाएगा सेपरेटली, और साथ साथ टोटल जो लेजिस्लेचर है उसकी मेजॉरिटी को भी देखा जाएगा प्रेजेंटेड वोटिंग। मतलब कम्युनल इशू को अगर देखना है तो देखेंगे दोनों ग्रुप्स की मेजॉरिटी क्या कहती है और फिर पूरे उसकी मेजॉरिटी क्या कहती है, तभी किसी कम्युनल डिसीजन को ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई फियर है माइनॉरिटीज को तो उसको रूल आउट करने के लिए कोशिश की गई है कि कम्युनल मुद्दों पर डिसीजन दोनों ग्रुप की सर्वसम्मति से विद इन द लेजिस्लेचर और टोटल लेजिस्लेचर की सर्वसम्मति से लिया जाएगा। साथ साथ जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, जो सेंट्रल के पास पावर है वो तो ठीक है, जो बची हुई है वो सारी प्रोविंसेस को दी जाती है। मतलब प्रोविंसेस ना डरें, प्रोविंसेस को रेजिडुअरी पावर्स दे दी जाएंगी इन द न्यू गवर्नमेंटल सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। साथ साथ जो प्रोविंसेस हैं उनको ग्रुप्स बनाने की अनुमति है, वो अपना ग्रुप बना लें और अपनी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी बना लें, और ग्रुप्स डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स उनको कॉमन रखने हैं। मतलब जो प्रोविंशियल ग्रुप प्रोविंसेस है वो अपने ग्रुप्स भी बना सकते हैं। सिमिलरली इंडियन स्टेट्स जो हैं उनके पास वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे एक्सेप्ट दोज व्हिच हैव बीन गिवन टू द यूनियन। मतलब जो प्रोविंसेस को दर्जा दिया जा रहा है ऐसा कुछ यूनियन को भी दिया जा रहा है। हाँ, प्रोविंसेस को ग्रुप्स बनाने की अनुमति है, स्टेट्स को ग्रुप्स बनाने की अनुमति नहीं है। Individual provinces could form 3 regional groups or unions with executive and legislatures। मैंने बताया वो जो ग्रुप्स प्रोविंसेस चाहे तो अपने ग्रुप्स बना सकते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के साथ साथ। All these sections would have the authority to draw up provincial constitutions and group constitutions। ये ग्रुप चाहें तो अपने, ये प्रोविंसेस चाहें या ग्रुप चाहें तो अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, या प्रोविंसेस चाहें तो अपना स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, अपने मुद्दे तय कर सकते हैं, ये भी अलाउ हो सकता है। और 3 सेक्शंस में ग्रुप्स प्रोविंसेस को बांटा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्शन ए में होंगे बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा एंड मद्रास। ये प्रोविंसेस हैं, ये सेक्शन ए प्रोविंसेस कहलाएंगे। सेक्शन बी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब। सेक्शन सी में बंगाल एंड आसाम होंगे। तो ये जो प्रोविंसेस हुआ करते थे इनको ऐसे बांट दिया गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो मुस्लिम प्रोविंसेस हैं वो ग्रुप बी कहलाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मुस्लिम प्रोविंसेस हैं सेक्शन सी कहलाएंगे, और सेक्शन ए में बाकी प्रोविंसेस हुआ करेंगे। और ये सेक्शनिंग कर दी गई है और यहीं से इनके ग्रुप्स बन जाएंगे। जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा एंड कुर्ग, ये ग्रुप ए को ज्वाइन करेंगे, और एक बलूचिस्तान है ये ग्रुप बी को ज्वाइन करेगा। इंपॉर्टेंट फीचर है, यूजुअली नहीं मेंशन होता है, इसको आप नोट करेंगे। तो जो हमने प्रोविंसेस का तो बता दिया, लेकिन ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं जैसे कि आजकल यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनमें 3 को ग्रुप ए में रखा गया है और 1 को ग्रुप बी में रखा गया है। साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन एंड द ग्रुप्स वुड कंटेन अ क्लॉज। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूशन है उनको एक क्लॉज रखना होगा वेयर बाई ये अलाउ किया जाएगा कि एनी प्रोविंस
कोई भी प्रोविंस है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजॉरिटी वोट से ये तय कर सकता है कि रिकंसिडरेशन होना चाहिए ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 10 years एंड एट 10 years इंटरवल देयर आफ्टर। मतलब ये जो संविधान बनेगा, जो इस देश का जो संविधान बनाया जाएगा, उसमें कोई भी प्रोविंस अपनी विधानसभा के वोट के बाद ये डिमांड कर सकता है कि हर 10 साल में जो संविधान है पूरे देश का, इसका रिवीजन हो और हर 10 साल में ये रिवीजन होता रहे। ये डिमांड भी कर सकते हैं, ये अलाउ है। मतलब आगे चल के चाहे तो वो प्रोविजंस को क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब उनको ये लिवरेज दी गई है कि वो कंप्लीट सबऑर्डिनेशन में ना रहें, चेंजेस सर्कमस्टांसेस में वो चाहे तो चेंज करा सकते हैं। मोरओवर, provinces were given the power to opt out of their respective groups by decision of their legislatures after general election under the new constitution। जो नया संविधान बनेगा ऑब्वियसली उसके अंदर संविधान में इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस होने के बाद कोई भी, जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में कोई प्रोविंस है, ग्रुप बी में कोई प्रोविंस है, मान लीजिए ग्रुप सी में आसाम है। अब आसाम कहता है कि मैं ग्रुप सी में नहीं रहना चाहता, मैं ग्रुप ए में जाना चाहता हूँ, आसाम जाना चाहता हूँ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ग्रुप बी में वो चाहता है कि मैं ग्रुप ए में जाना चाहता हूँ। तो पहले जो इलेक्शंस होंगे अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कोई भी प्रोविंस चाहे तो ग्रुप की अदला बदली कर सकता है। मतलब ग्रुप की रीफ्रेमिंग भी हो सकती है। मतलब वो रीअरेंजमेंट, रीपोजिशनिंग की गुंजाइश भी छोड़ रहे हैं कि हो सकता है कोई भी प्रोविंस अपनी बिना मर्जी के किसी ग्रुप में ना रहे। ये रीअलाइनमेंट की स्कोप भी रखा है। वो समझ रहे हैं कि जो ग्रुपिंग है ये चेंज भी हो सकती है। साथ साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और संविधान सभा बनाई जाएगी जो आपका संविधान बनाएगी। और जब तक ये संविधान सभा बनेगी तब तक आप लोग ही अपने देश की सरकार चलाएं। एन इंटरिम गवर्नमेंट enjoying the support of the major political party shall be formed as early as possible, which will convene a constituent assembly to frame the constitution of India। तो आपका एक संविधान बनेगा, उसके लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। याद रखेंगे संविधान सभा का प्रपोजल सबसे पहले ऑफिशियली यहां आया है क्लियर कट तरीके से। और जैसे ही ब्रिटिश पैरामाउंसी जो नेटिव राज्यों के ऊपर है, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर है, ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद ये खत्म हो जाएगी। मतलब राजा महाराजा जो ब्रिटिश पैरामाउंसी के मेंबर हैं, क्राउन के साथ जो उनका रिलेशन है वो लैप्स कर जाएगा आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर। सो देयर विल बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में मेंबर्स आएंगे, कुछ सेक्शन ए से आएंगे, कुछ सेक्शन बी से आएंगे, कुछ सेक्शन सी से आएंगे। हर 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर आएगा। इस तरीके से संविधान सभा की स्ट्रेंथ तय हो जाएगी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से होगा। एडल्ट फ्रेंचाइज पे संविधान सभा नहीं बनेगी। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा एडल्ट फ्रेंचाइज में टाइम बहुत लगेगा, इसलिए पीआरएस एसटीवी से जैसे आज राज्यसभा इलेक्ट होता है वैसे बना दिया जाएगा। याद रखेंगे संविधान सभा का इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं होगा। जो राज्यों के मेंबर्स हैं, जो राज्य की विधानसभा हैं, इनके मेंबर्स अपने अपने राज्य का नंबर चुनकर संविधान सभा में भेजेंगे। तो कुछ मेंबर सेक्शन ए प्रोविंसेस से आएंगे, कुछ सेक्शन बी प्रोविंसेस से आएंगे, कुछ सेक्शन सी प्रोविंसेस से आएंगे। इस तरीके से संविधान सभा बन जाएगी और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे। संविधान सभा संविधान बनाना शुरू करेगी। सो these were the important features of cabinet mission plan। याद रखेंगे they are ready for transfer of power, they were not ready to transfer power to 2 countries, they were ready to transfer power to 1 country only। वो लीवरेज दे रहे हैं, वो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस के जरिए वो प्रोविंसेस को ये दिखा रहे हैं कि एक लूज फेडरेशन बनेगी जहां पर राज्यों के पास ज्यादा पावर है, सेंटर के पास कम पावर है। एक फेडरेशन बनाने की कोशिश करेंगे, सेंटर से का जो खौफ है राज्यों में वो ना हो। इस तरीके से सॉल्यूशन हो भी जाएगा और बंटवारा भी नहीं होगा, ये उन्होंने कोशिश की है। लेकिन साफ साफ पाकिस्तान की डिमांड वो खारिज कर देते हैं। पाकिस्तान की जो डिमांड है वो कहीं थोड़ी बहुत सेक्शन बी और सी में दिख सकती है, बट दे वुड रिमेन इन द यूनियन, अलग नहीं हो सकते। द मिशन रिजेक्टेड द डिमांड फॉर फुल फ्लेजेड पाकिस्तान। फुल फ्लेजेड पाकिस्तान की डिमांड वो अलाउ नहीं करेंगे। द मिशन रीजन्ड दैट द राइट ऑफ कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इफ कंसीडर्ड टू मुस्लिम्स हैव टू बी कंसीडर्ड टू नॉन मुस्लिम्स एज वेल। उत्तर पश्चिम भारत में बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, फिर उनकी बात भी सुननी चाहिए। ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। इसलिए जो लॉजिक मुस्लिम्स अलग होने के लिए कह रहे हैं वो नॉन मुस्लिम्स भी तो कह सकते हैं, इससे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। नॉन मुस्लिम्स लिविंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ पाकिस्तान वुड बी
around 38%, and those living in Bengal zone would be 48% of the total population. So there will be no justification. वो भी तो कह सकते हैं कि हमको पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? This is Pakistan. S is not there. According to them, every argument that could be used in favor of Pakistan could also be used in favor of exclusion of non-Muslims areas from Pakistan. Hence, they were not ready for, on the basis of religion, you can say, not ready for any kind of Pakistan. But the truncated Pakistan was not acceptable to Muslim League. जून के महीने में लगभग ये जो 16 मई का प्लान आया है, इस पर डिस्कशन होता है, लगभग दोनों पार्टियां रेडी हो जाती हैं, कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग, लेकिन फाइनली जो कंपलसरी ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है, इसको लेके लीग बिल्कुल एडमेंट हो गई है। वो कहती है सेक्शन बी और सी परमानेंट होने चाहिए, मतलब ये जो ग्रुपिंग है परमानेंट होनी चाहिए, हमेशा रहेगी। बट कांग्रेस वाज नॉट रेडी फॉर परमानेंट ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। लीग का लॉजिक ये था कि आगे चल के वी वुड बी हैव अ सॉलिड ग्राउंड फॉर हैविंग सेपरेशन ऑफ सेक्शन बी एंड सी। सेक्शन बी में लीग वेस्ट पाकिस्तान देख रहा था, सेक्शन सी में लीग ईस्ट पाकिस्तान देख रहा था। तो सेक्शन बी और सी कंपलसरी ग्रुपिंग होगी, बट कांग्रेस इसके लिए रेडी नहीं है। फाइनली जुलाई 29 को लीग ने कह दिया है, हम हर फैसले से अपने आप को अलग करते हैं। नाउ वी विल फाइट फॉर पाकिस्तान ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। दिस वे 29 जुलाई 1946 को लीग ने अपने आप को हर डिस्कशन से, निगोशिएशन से अलग कर लिया है और डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दे दिया है। आने वाली 16 अगस्त को हम मनाएंगे सीधी कार्रवाई दिवस। मतलब अब लीग रॉयटस सिचुएशन लाने के लिए तैयार है। नेगोशिएशंस तो फेल हो गए हैं, बातचीत से नहीं मिलेगा पाकिस्तान, वी शैल फाइट इट आउट एंड हेंस इसके बाद फिर कुछ खास बचा नहीं है, हालात बिगड़ते जाएंगे। दिस वे कैबिनेट मिशन प्लान से भी कोई फैसला नहीं होता है। सो दिस वाज कैबिनेट मिशन प्लान विच ऑल्सो एंडेड इन अ सॉर्ट ऑफ फेल्योर। और इसके बाद फिर वो हालात शुरू हो जाएंगे कि संविधान सभा बननी चाहिए, इसलिए जुलाई से लेकर और दिसंबर तक फिर क्या संविधान सभा के लिए कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। सो दिस इज